दोस्तों, इस देश में दलित वोट बैंक को लेके सबसे ज्यादा राजनीति होती है। हर पार्टी है वो लगातार कहती है कि हम सबसे बड़े दलितों के हितैषी है। चाहे अखिलेश यादव वो पीडीए की बात करते हैं, मायावती बहन जी भी लगातार दलितों की बात करती है, चंद्रशेखर रावण तो सबसे बड़े मसीहा बन गए दलितों के, योगी जी भी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। लेकिन सवाल ये कि भाई दलितों के मसीहा सबसे बड़े कौन कौन सोचता है दलितों के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में, इनके विकास के बारे में। इसी मुद्दे में बातचीत करेंगे। सर, क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, सवाल लगातार उठ रहा है कि भाई दलितों का मसीहा कौन? देखिए, दलितों का तो मसीहा बनने की यदि बात करो तो दलितों का मसीहा ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मैं चार बयान दे दूं कि भाई दलितों का मैं मसीहा हूं, मैं उनके लिए ये करूंगा, मैं छोटा बहुत, ऐसा नहीं। मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। हमें जो है दलितों के सम्मान की, उनके विकास की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लड़ तो रहे चंद्रशेखर रावण, और कैसे लड़े? मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता। यदि चंद्रशेखर रावण जी वास्तव में लड़ना चाहते हैं और तो उन्हें जो है ये जातिवाद की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावण जी क्या लड़ाई लड़ते, बताओ, तुम ही बताओ। मैं क्या ये लड़ाई लड़ी? पैदल आए, भाग के आए, कह रहे मेरी वजह से इंसाफ मिल गए, कब साड़ में नहीं इंसाफ ही नहीं मिलता। और वे जो लाखों लोगों पे मुकदमे लगे, वो उनका जिम्मेदार कौन है? बताइए। कहाँ पे 2 अप्रैल को जो भीम आर्मी ने दंगा कराया, लोगों को बरगलाया, गलत मैसेज दिया कि SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वो हटाया नहीं था, उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया था कि जांच के बाद SC ST एक्ट लगेगा। ठीक है जी। तो वो पूरी बात ना बता के लोगों के अंदर दिमाग में डाल दिया कि SC एक्ट हट गया, और 2 अप्रैल को उन्होंने जो है पूरे देश में भारत बंद का ऐलान कर दिया, जिसमें कितने लोग मारे गए, बहुत लोगों की जान भी चली गई, लोगों की गाड़ियां जला दी, थाने फूंक दिए, चौकी फूंक दी। और उसमें जो सरकार ने लगभग 2.5-3 लाख लोगों पे मुकदमे लिखे, वो 2016 से आज भी मुकदमे की तारीखों पे जा रहे हैं। तो ये बताओ, उन युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया, कैरियर बर्बाद हो गया या बच गया? बहुत सारे युवा है जो चंद्रशेखर रावण को फॉलो करते हैं, लगातार भीड़ है उनके पीछे। जो फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, भाई जो फॉलो कर रहे हैं, जिन पर मुकदमे लगे, क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी? बताओ, उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, किसी तरह की गवर्नमेंट सुविधा मिल जाएगी? नहीं मिलने की, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। इसी तरह से अभी चंद्रशेखर के भाई ने मनुस्मृति जला दी, ठीक है जी, और उसमें मैसेज दे दिया कि और लोग भी जलाओ, उससे प्रेरित हो गया और बहुत सारे लोगों ने जला दी। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ NSA में मुकदमा दर्ज, NSA लगी। ठीक है जी। तो उनका करियर बर्बाद हो गया, आबाद हो गया? उनका तो करियर बर्बाद हो गया, उनके कहने में भड़काए पे कर दिया। तो इन सब की जो मुकदमे लगे हैं, ये जो कोर्ट के चक्कर लगेंगे, इनके घर बर्बाद हो जाएंगे, उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार तो यही भाई है ना दोनों, या तीसरा कोई है? नहीं है। नहीं, आप दलित समाज से आते हैं, उसी समाज को कहते हैं कि भाई मनुस्मृति में जो है अत्याचार लिखा हुआ है, दलितों पे अत्याचार, इफ्तरी पे अत्याचार, मनुस्मृति, लोग कहते हैं कि मनुस्मृति ऐसी है वैसी है, ये सब कहने सुनने वाली बात है। मैंने मनुस्मृति अच्छे से पढ़ी है और उसके हर अध्याय को के हर श्लोक को ठीक से पढ़ा है। मनुस्मृति में कहीं भी जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित कहीं शब्द है ही नहीं। एक शब्द भी यदि कोई हो तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं खुद आ दूंगा। पूरी किताब को पढ़ो तो सही, पढ़ते नहीं लोग, बिना पढ़े लोगों के कहीं सुने। भाई जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे, दूसरे की बातों में आओगे, तो ऐसी फर्जी मुकदमे लगेंगे धारे। तो मनुस्मृति को जलाया क्यों जा रहा है? लगातार घट रहे हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ भी नहीं है, दूसरे समाज को नीचा दिखाने की बात है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपके समाज से कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, जय भीम का नारा आजकल बड़ा चल रहा है। कब 60 कांड हुआ, मैंने वहां भी देखा, चाहे अटेरना पुल हो, जितने भी पुल थे सब पे यही नारा चल रहा था। ये तो कुछ ही लोग होते हैं, नहीं बाकी तो दलित समाज के लोग सब मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। हिंदू मानते हैं। मैं तो प्योर हिंदू, शुद्ध हिंदू हूँ जी। तो मैं तिलक लगा रखा, मैंने सिक्का भी रख रखी, देखो मेरी तो बहुत लंबी सिखाई रहती है। और जनेऊधारी हूँ, देखो ये देखिए, ये देखिए मेरा जनेऊ, और लाल रंग का जनेऊ धारण करता हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार मेरा हो चुका है। तो मैं तो बिल्कुल शुद्ध हिंदू हूँ, क्योंकि मैं जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई योगी जी दलित विरोधी है, 9 साल हो गए लगातार जब उससे सरकार आई है, लगातार जो है अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं दलितों पे। नहीं, योगी जी दलित विरोधी नहीं है। योगी जी तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, और योगी जी की योजनाओं से सुरक्षा का माहौल बना है, आज लोग सुरक्षित हैं। कई सारे काम योगी जी ने बहुत अच्छे करे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जैसे हम भी किसान परिवार से ही हैं। पहले बिजली किसानों को रात को मिलती थी, दिन में काम करते थे, रात को हम पानी पिलाना चाहते थे, और कई बार अप्रिय घटना भी हो जाती थी, क्योंकि खेत सबके लोगों के जंगल में ही है, और कई बार दुश्मनी में कई लोगों की जान भी चली गई। अब योगी जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि बिजली जो है किसानों को दिन में मिल रही है, दिन में ही अपना काम करो, दिन में अपना पलेव करो, शाम को आके घर अपने लौटो आराम से।
तो ऐसा उन नहीं लोगों है। के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मनुस्मृति को जलाते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हम तो बौद्ध मानते हैं? तो ठीक है भाई, जो लोग अपने आप को बौद्ध मानते हैं, बौद्ध के सर्टिफिकेट बनवा लो, हिंदू धर्म से हट जाओ और एससी का आरक्षण ना लो। एससी का आरक्षण भी लेंगे और हिंदुओं को गाली भी देंगे, भाई ये नहीं चलेगा। एक तरफा रहना पड़ेगा। बौद्ध बनो तो बौद्ध ही बनो। और 4% माइनॉरिटी का आरक्षण भारत के संविधान में है। संविधान की रक्षक के हिसाब से 4% जो रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए है, आप उसमें जाइए। एससी का आरक्षण मत लीजिए। एससी का आरक्षण सिर्फ उनके लिए है जो हिंदू हैं, एससी है। यानी आप कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए अगर हिंदू नहीं मानते अपने आप को? नहीं, जो हिंदू नहीं मानता वो एससी का आरक्षण क्यों लेगा? वो बौद्ध का आरक्षण लो और गर्व से कहोगे जी हमने हिंदू धर्म त्याग कर हम बौद्ध बन गए हैं। बौद्ध का माइनॉरिटी में है, 4% रिजर्वेशन है। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे पूरा नाम बता दीजिए कि ये दलित ही नहीं है भाई, कोई पता नहीं किसको पकड़ लिया। मेरा नाम, मैं पूरा एड्रेस ही बता रहा हूँ। मेरा नाम कुलदीप है, ग्राम जंगेठी, जिला मेरठ का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री लाखे राम है और जाटव समाज में मेरा जन्म हुआ है। वो अलग बात है कि मेरे पिताजी ने मेरा जाति प्रमाण पत्र कभी बनाया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा दी उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार 27 को लेके क्या माहौल देख रहे हैं? कपसाड़ केस हुआ आपके बराबर में, लगातार सवाल उठे कि जो आरोपी था वो योगी जी की जाति से था, अगर वो आरोपी किसी और जाति से होता तो बुलडोजर चल गया होता, इनकाउंटर हो गया होता। देखिए साहब, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये सब कहने की बात है। अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी हर समाज में होता है। अभी 2 दिन पहले ही घटना बताता हूँ। आर्मी भीम आर्मी, वो आजाद समाज पार्टी के जो फाउंडर सदस्य है हरीश जी, उन पर गोली अटैक किया। किसने किया? वो सागर निसाड़ी है, उसका नाम उसमें आ रहा है, और वो आजाद समाज पार्टी के सदस्य है। तो फिर सहजातीय क्यों विवाद हो गया? अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी हर समाज में होता है, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम किसके, कौन सी सरकार ने किया? आपने देखा बहन जी की सरकार देखी, अखिलेश जी की भी देखी, योगी जी की भी देखी। देखिए, दलित समाज की यदि बात करो तो दलित समाज के लिए काम जितना बहन जी ने किया इतने किसी ने नहीं किया। और अखिलेश यादव ने दलित समाज का जितना उत्पीड़न किया इतना किसी ने किया भी नहीं, ये भी सत्य है। वो पीडीए की बात कर रहे हैं आप? पीडीए नहीं है, वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ अखिलेश यादव है, और कुछ नहीं है। उनका परिवार जो बेरोजगार हो गया है, उनके जो रिश्तेदार सब बड़े बड़े पदों पर जाते थे वो बनने बंद हो गए हैं, और कुछ नहीं है। पीडीए का इनसे वास्तव में कोई अच्छा, पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित, वो कहते हैं। तो दलितों में जो पिछड़े अल्पसंख्यक है, पीडीए के में अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन्हें अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान ही दिखाई देते हैं। आदिवासी भी कहते हैं, आदिवासी भी कह रहे हैं। जो ए है इनका, ए में केवल इन्हें अल्पसंख्यक मुसलमान ही दिखाई देते हैं। क्या जैन नहीं दिखाई देते? क्या बौद्ध नहीं दिखाई देते? क्या सिख नहीं दिखाई देते? ये भी तो है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी है, उसमें तो मुस्लिम उस माइनॉरिटी में आते ही नहीं। उसने कहा कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 4% से यदि कम उनकी पॉपुलेशन है तो माइनॉरिटी में है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई है, तो अब वे माइनॉरिटी में कहाँ है? माइनॉरिटी में तो कायदे में भारत के देखा है तो जैन, बौद्ध और सिख, पारसी, ये लोग हैं, बस और कोई है नहीं। एक बात बताइए, पहले चंद्रशेखर रावण सड़क पर आंदोलन करते थे जब वो सांसद नहीं थे। वो कहते थे कि भाई मुझे संसद में भेज दो, सड़क पे थोड़ा लड़ाई लड़ी जाती है, सड़क पे तो आंदोलन को कुचल दिया जाता है। अगर मैं संसद में जाऊंगा तो आप लोगों की आवाज उठाऊंगा, तो वो संसद में चले गए। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों की आवाज वहां पे उठाई जा रही है? नहीं, मैं तो चंद्रशेखर को अपना नेता मानता ही नहीं। मैं नहीं मानता चंद्रशेखर को अपना नेता। 27 में क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, 2027 में बता रहा हूँ, जितने भी नेता हैं, यदि ये देश के अंदर, छोड़ो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जब तक जाति का जहर और जिहादियों का कहर रहेगा, ना तो अखिलेश या योगी जी की सरकार सेफ रहेगी या किसी और की भी। इसके लिए हमें जो है काम करना पड़ेगा। जो जाति का जहर बढ़ता जा रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से बढ़िया जा रहा हो या सामाजिक संगठनों के माध्यम से बढ़ना चाह रहा हो, या दुनिया भर की आर्मी बन गई, इनके द्वारा प्राइवेट आर्मी बन गई, ठीक है नहीं, तो इनके सेनाएं बन गई, इन सबको बंद करना पड़ेगा और तब जाके उत्तर प्रदेश सक्षम राज्य बनेगा। लेकिन जातियों पे तो राजनीति हो रही है, आप कह रहे बंद करना पड़ेगा। जाति के हिसाब से तो टिकट बांटे जाते हैं, जिसकी जहाँ पे जिसकी आबादी होती है वहाँ देखा जाता है कि भाई किसकी आबादी ज्यादा है, फिर उसी बिरादरी के नेता को वहाँ से टिकट दिया जाता है। अभी इन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी आबादी जितनी ज्यादा है उसकी संख्या, उसकी जो भागीदारी उतनी ज्यादा है, आबादी पर डिपेंड करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नेता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। अरे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा पहले ही होगी, लगभग 144 करोड़ तो आबादी हमारे देश में रजिस्टर्ड है। और जो बांग्लादेशी बहुत सारे आकर रह रहे हैं, रोहिंग्या आकर रह रहे हैं, उनकी तो काउंटिंग होती नहीं। तो ये 150 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या तो अब है। और जिस तरह से नेताओं ने कह दी कि जिसकी जितनी आबादी भारी है उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे तो आबादी और बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो इससे फिर हमारे देश में तो और ज्यादा परेशानी पैदा हो जाएंगी। क्या लग रहा है, संविधान खतरे में है? लगातार संविधान की बात की जाती है कि संविधान खतरे में तो सन 1950 से है।
चाहे पक्ष वाली पार्टी हो या विपक्ष वाली, सत्ताधारी हो या विपक्ष में बैठी पार्टी हो, इन सबको सत्ता करने का मौका हमारे देश की जनता ने दिया। दिया कि नहीं दिया? कौन सी ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं बैठी? मुझे एक का नाम बता दो। एक भी पार्टी ऐसी तो नहीं जो सत्ता में नहीं बैठी हो। अभी रावण वाली बात आई, रावण भले चाहे सांसद विधायक वो नहीं बना हो, सत्ता में नहीं बैठा हो, लेकिन सांसद तो है ना, संसद में तो बैठता है ना। ऐसी और भी बहुत सारी सभी पार्टियां हैं, सब सत्ता में रही हैं, चाहे कोई राज्य की सत्ता में रही हो या केंद्रीय सत्ता में रही हो। मौलिक अधिकार नंबर 6 जो कहता है देश में पढ़ाई एक समान और फ्री होनी चाहिए, राजा की और गरीब के बच्चों की सबकी एक समान शिक्षा होनी चाहिए, वो मौलिक अधिकार नंबर 6 आज तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया देश में संविधान को लागू हुए, लेकिन आज तक मौलिक अधिकार नंबर 6 पूरे देश में लागू नहीं हुआ। 25 करोड़ से ज्यादा छात्र हमारे देश में एजुकेशन में है, और उनकी जो है 70 तरह की शिक्षा बोर्ड है हमारे देश में, जो अलग अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब अलग अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो जो गवर्नमेंट का एग्जाम आएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम आएगा, वो एक जैसा ही आता है। तो जब वो एग्जाम एक जैसा आता है तो शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं कर रही? शिक्षा एक जैसी करनी पड़ेगी, तभी देश का युवा मजबूत होगा। यानी आप चंद्रशेखर रावण को अपना नेता नहीं मानते? नहीं, चंद्रशेखर ना हमारा नेता नहीं है, हम तो नहीं मानते उसे। चंद्रशेखर को हम नहीं मानते बिल्कुल भी नेता। हमारे नेता तो वे हैं जो हमारे समाज के लिए और देश के युवाओं के लिए अत्याचार होता है, सबसे पहले चंद्रशेखर रावण दिखाई देते हैं। वो तो रीलबाज लोग हैं, उनका वो तो रीलबाज लोग हैं, रील बना के ले जाते हैं। जहाँ वास्तव में लोगों पर अत्याचार होता है कहीं नहीं आते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरठ के आसपास, क्या कहीं और उत्तर प्रदेश में ऐसी रोजाना घटनाएं घटती हैं। ना भीम आर्मी वाले वहाँ जाते हैं, ना उनसे मतलब। ये केवल सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। जैसे कि सामने जिहादी मानसिकता का आदमी है तो ये वहाँ नहीं जाएंगे, ये जाएंगे हिंदुओं का कोई आदमी है तो वहाँ चले जाएंगे। जैसे कि अभी कपसाड़ वाला मामला है, कपसाड़ वाले में तो आ गए, लेकिन मुजफ्फरनगर वाले में तो साहब आई नहीं। कानपुर भी कोई नहीं गया, आगरे में भी नहीं गए, कानपुर भी नहीं गए, आगरे में भी नहीं गए। तो मैं कहता हूँ ये सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। ये जो है जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भाई आपस में मत लड़ो, नेताओं के चक्कर मत आओ। हम सब गांव में रहने वाले लोग हैं, हम सबको यही रहना है, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के काम आना है और एक साथ के भाईचारे के साथ रहना है। किसी के बहकाए मत रहो। यदि किसी ने कुछ अपराध किया है तो उसे सरकार सजा देगी, कानून सजा देगी, उसके लिए जुडिशरी है। तुम जज मत बनो।